प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के लिए आज की तारीख, आज का दिन सुखद खबरें लेकर के आया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी और उसके बाद में यह लेटर आप देखिए, एनएचआरसी ने खुद से सौते संज्ञान लिया है। सौते संज्ञान लेकर के एनएचआरसी ने सीधे हरियाणा पुलिस के डीजीपी को तलब किया है और 7 दिन के भीतर भीतर एक अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन के भीतर भीतर रिपोर्ट करना होगा। यानी सबसे पहले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, उनको राहत मिली, अंतरिम जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, और यह तब मिली जब हरियाणा के लोअर कोर्ट में, सोनीपत लोअर कोर्ट के अंदर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। और आज इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत मिलना, इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। और इसके बाद में एनएचआरसी ने लेटर जारी कर दिया। 21 मई आज की तारीख प्रोफेसर अली खान के लिए एक राहत भरी तारीख होने वाली। और इसके साथ में दूसरी बड़ी खबर, भाजपा के मंत्री विजय शाह, जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुके हैं। कुछ आदमी प्रसिद्ध होते हैं और कुछ आदमी कुख्यात हो जाते हैं। और विजय शाह, जिनका ना अभी तक इस्तीफा हुआ, ना जिनकी गिरफ्तारी हुई, और जिनकी एफआईआर में भी श्रीमान लगा करके मध्य प्रदेश की पुलिस घूम रही है, उनको लेकर के भी एनएचआरसी की तरफ से एक्शन लिया गया है। उस पर भी बात करेंगे। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि चाहे प्रोफेसर अली खान का मामला हो या विजय शाह का मामला हो, देर से ही सही लेकिन न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है, और किस तरीके से हुआ है। और एनएचआरसी ने यहां पर जो संज्ञान लिया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि 9 महीने की गर्भवती है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की पत्नी 9 महीने की गर्भवती है। आप बताइए, एक गर्भवती महिला के पति को आप उठा करके ले जा रहे हैं, और उठा करके ले गए, उसके बाद में 2 दिन की हिरासत में रखा, फिर 14 दिन की और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। 14 दिन में तो पता नहीं उनके बच्चा हो जाएगा। और वैसे भी जिसको, महिला को डिलीवरी होती है, तो उसको जब ऐसा इस प्रकार का घबराहट का माहौल होता है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि परिवार में सब लोग हंसी खुशी माहौल बना करके रखें, कोई टेंशन ना दें। लेकिन शायद इसीलिए एनएचआरसी ने सौते संज्ञान लिया है। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है सौते संज्ञान लेना। वहां पर जबलपुर कोर्ट ने सौते संज्ञान लिया था मंत्री के खिलाफ, और यहां पर एनएचआरसी ने सौते संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ कहा गया, उस पर भी बात करेंगे। और कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि इनकी पत्नी खुद गर्भवती है, और आप जय हिंद लिख करके पोस्ट कर रहे हैं। सेना के सिपाहियों का, सेना के अधिकारियों का सम्मान कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इस पोस्ट में कैसे आपको देशद्रोह नजर आता है, कैसे इसमें आपको देशभक्ति नजर नहीं आती है? यह आज कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया। तो सबसे पहले तो आप ये एनएचआरसी ने जो कहा है, मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताता हूं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने भारत में 20 मई 2025 की एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें हरियाणा स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत का उल्लेख किया गया है। आयोग ने पाया है कि इस रिपोर्ट में आरोपों का सार बताया गया है, जिनके आधार पर प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। पहली नजर में यह प्रतीत होता है कि प्रोफेसर के मानव अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए आयोग ने इसे एक ऐसा मामला माना है जिस पर सौते संज्ञान यानी सुमोटो कोग्निजेंस लिया जाना उपयुक्त है। इसके अनुसार आयोग ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी करते हुए इस मामले में 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। एक तो होता है आदमी को ठोकर लगना, एक होता है आदमी कुछ ऐसे काम करे कि उसको जाकर के ठोकर पर लगाया जाए। मतलब क्या जरूरत थी इसकी? कोई हरियाणा पुलिस से पूछे, कोई राष्ट्रीय हरियाणा की महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया से पूछे, क्या जरूरत थी इसकी? आप एक चेतावनी देकर के छोड़ सकते थे।
आप एक कोई लेटर जारी करके उनको सख्त तौर पर एक चेतावनी दे करके छोड़ सकते थे, लेकिन आप न केवल उनको गिरफ्तार करवाते हैं, गिरफ्तार करने के बाद में 2 दिन की हिरासत में रहते, फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए और जेल में भेज देते हैं। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज उनको अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें प्रोफेसर साहब के लिए भी कही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे हैरानी की बात, सबसे अचरज की बात वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार की तरफ से एएसजी राजू पेश हुए, सरकारी वकील एक तरीके से आप समझिए, वो जब पेश हुए तो उनकी पूरी तैयारी भी नहीं थी, पूरा होमवर्क भी नहीं था, या फिर ये कहें कि कुछ बोलने के लिए नहीं था साहब। कई बार बच्चा होता है ना, क्लास में फंस जाता है और बच्चा जानबूझ करके काम किया ही नहीं था, तो बच्चा जानबूझ करके जो है वो बहाना बनाता है, मामा आ गए थे, मामा के लिए मैं बाजार से सब्जी लाने चला गया, फिर मम्मी ने जो है मामा के लिए दूध मंगवाया, फिर मामा ने मेरी पिटाई कर दी। वो सारा दोष मामा के मत्थे मढ़ देता है। कुछ वैसा ही काम जो है वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मेरे दोस्त ने इसको पूरा पढ़ा नहीं है। ये सरकार के वकील कह रहे हैं, मैं अंदर आपको पढ़ करके सुनाने वाला हूं आज जो कोर्ट में हुआ है। बताइए, कमाल की बात है। इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो है वो आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, मैं संक्षेप में आपको ये बता देता हूं, उससे पहले मैंने डिटेल में खबर बताई है इसी के ऊपर। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये देशभक्ति से भरा हुआ बयान है। देखिए भारत के विचार पर वह क्या कहते हैं। जय हिंद कहकर के अपनी बात को समाप्त करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ राय राष्ट्र के हित में नहीं होती है, लेकिन राय देते समय अगर आप, सिब्बल ने कहा कि मैं सहमत हूं, युद्ध विराम के बावजूद नागरिक अभी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत आगे कहते हैं कि जब शब्दों का चयन जानबूझ करके अपमान या दूसरे पक्ष की किसी तरह की असुविधा पहुंचाने के लिए किया जाता है तो हमें यकीन है कि वह बहुत शिक्षित है, आप कर सकते हैं। मतलब प्रोफेसर साहब को थोड़ी डांट लगी है एक तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन डांट भी सलीके वाले शब्दों में लगी है। ऐसा नहीं कि कोई जलील करने वाले शब्दों में डांट लगी है। वो यही कहा है कि वो पढ़े लिखे आदमी है, बहुत समझदार है, बहुत शिक्षित है, वो थोड़ा सा शब्दों को घुमा करके लिख सकते थे, घुमा करके कह सकते थे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सिब्बल ने आगे कहा कि मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन इससे कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। पत्नी 9 महीने की गर्भवती है, इससे कुछ भी हो सकता है। वह न्यायिक हिरासत में है, यानी प्रोफेसर साहब न्यायिक हिरासत में है, घर पर कुछ भी हो सकता है। एएसजी राजू, उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे, ये हाईकोर्ट चले जाए, मुंह कोर्ट में क्यों आ गए मुंह उठा करके। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह एक वैध आपत्ति है। ठीक बात है आपकी कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, हाईकोर्ट चले जाइए, ठीक बात है आपकी। लेकिन जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत डब्ल्यूपी पर विचार किया है, आपके अनुसार उनका महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा कहां है? यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, जो पूरा देश पूछ रहा है, जो मैं पूछ रहा हूं, जो आपके जहन में सवाल है कि कहां है वो लाइन, कहां है वो शब्द जिसके जरिए प्रोफेसर साहब ने सेना के अधिकारियों का अपमान किया है, सेना की महिला अधिकारियों का अपमान किया है। ये लाइन पूछ ली, और इस लाइन पर देखिए क्या कह रहे हैं एएसजी। वही मामा के मत्थे पर जो है वो सारा दोष मढ़ दिया कि मामा आ गया था, मामा के लिए मैं सब्जी लेने के लिए चला गया, मामा के लिए मैं दूध लेकर के आया, फिर मामा ने मेरे कान मरोड़ दिए, मैं रोने लगा, फिर मैं पढ़ नहीं पाया, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया, कुछ इस तरीके की बात। एएसजी ने कहा कि मुझे याचिका पर एक नजर डालने दीजिए, जल्द सुनवाई की आवश्यकता है। मतलब इनके पास में अभी समय नहीं है। जैसे छोटा बच्चा कहता है ना कि मुझे 1 दिन का और समय दे दीजिए टीचर, मैं कल करके ले आऊंगा, पक्का, प्रोमिस, गॉड प्रोमिस, पिंकी प्रोमिस, कई तरीके के प्रोमिस बच्चे करते हैं। वही सारा प्रोमिस जो है वो यहाँ कर रहे हैं कि 1 दिन का समय, मुझे कुछ समय दीजिए। ये चाहते थे कि तारीख और आगे मिल जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिला अधिकारियों के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश की? जज साहब ने फिर पूछा। फिर एएसजी क्या कहते हैं सुनिए जरा, और अपना माथा पीट लीजिए। ये कह रहे हैं कि दूसरा बयान पहले से भी खराब है, मेरे मित्र ने इसे पूरा पढ़ा नहीं है। अब गजब है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि वही शुरुआती पंक्ति जहां से पता चलेगा कि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बहुत कुछ ऐसा हुआ, मैंने पहले इसमें कि क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है इसको लेकर के एक डिटेल खबर इससे पहले बनाई है, आप उस खबर को देखिए। लेकिन
सवाल यह है कि इतनी भद पिटने के बाद में भी क्या बीजेपी बाज जाएगी? क्या इतनी भद पिटने के बाद में भी बीजेपी को अक्ल आएगी कि किस तरीके से काम करना चाहिए? हां, मैं ये बात कह सकता हूं कि ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में आज प्रोफेसर साहब की बल्ले बल्ले हो गई। अभी उनका पासपोर्ट जब्त रहेगा, वो इस पूरे मुद्दे पर कहीं पर बोल नहीं पाएंगे, ना भाषण दे पाएंगे, ना कोई ट्वीट कर पाएंगे, ना फेसबुक पर लिख पाएंगे, इंस्टाग्राम पर लिख पाएंगे। संभवतः किसी को इंटरव्यू भी देंगे तो इस मुद्दे पर इंटरव्यू में बात नहीं कर सकते हैं। तो बहुत हद तक पाबंदियां उनके लिए भी लगाई गई है। और हालांकि ये कोई इतना बड़ा मसला था नहीं जिसको लेकर के इतनी पाबंदियां लगाई जाए, आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। अब बताइए, इस बात के बाद में वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर भागने वाले हैं। एक एसआईटी बना दी गई है। अब एसआईटी की भी भला क्या जरूरत थी? एसआईटी और बहुत सारे काम है देश के अंदर, और बहुत सारे मसले हैं, और बहुत सारी चीजें फंसी हुई है, आप उन पर जो है अधिकारियों को लगाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर भीतर आप 3 सदस्यीय एक एसआईटी बनाइए। 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई, जिसमें एक महिला को रखिए, 2 बाकी जो है पुरुष उसमें रखिए। और यह भी कहा है कि दिल्ली और हरियाणा से बाहर के अधिकारी हों। इसी तरीके से एसआईटी बनाने की बात मध्य प्रदेश में कही गई थी विजय शाह के खिलाफ कि आप वहां पर भी एसआईटी बनाइए, और वहां पर एसआईटी में बवाल हो गया है। एसआईटी को लेकर के खबरें ये निकल करके सामने आ रही है कि जो एसआईटी में 3 अधिकारी रखे गए हैं, उसमें से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पहले विजय शाह के अंडर में रह चुके हैं, यानी विजय शाह के साथ में व्यक्तिगत तौर पर उनके संबंध है। तो बताइए आप, कोई एसएचओ जो है अगर किसी डीएसपी के साथ में पहले काम कर चुका है तो डीएसपी के खिलाफ वोट देगा क्या? वो क्या डीएसपी के खिलाफ लिख पाएगा, जांच कर पाएगा? बताइए आप, वो नहीं कर पाएगा डीएसपी के खिलाफ काम। एसएचओ कहां जाएगा? एसएचओ तो साहब बोल करके उसको सलाम करके और उसके पैर छू करके, चाय पी करके, उसी से पूछ करके कि साहब क्या लिख दूं, वो स्टेटमेंट उसी से लिखवा करके ले आएगा। साहब देखो ये लिखा है मैंने, अपनी जी हजूरी करवाने के लिए कि साहब देखिए इसमें कोई लाइन हटवानी तो नहीं है आपको, वो यही काम करेगा। तो एसआईटी बनाई गई है, यह भी अपने आप में एक ताज्जुब की बात है। अब एनएचआरसी ने लेटर जारी किया है विजय शाह के खिलाफ भी। यहां पर एक शिकायत हुई थी, उस शिकायत के आधार पर एनएचआरसी ने लेटर जारी किया, और ये लेटर जारी करके वहां पर विजय शाह को लेकर के भी सख्ती बरतता हुआ एनएचआरसी सामने आ रहा है। देखिए, एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भारत के लोगों के मानव अधिकार के लिए लड़ने का काम करता है एनएचआरसी। और आप ये कह सकते हैं कि अदालत से कम पावर नहीं है एनएचआरसी की। एनएचआरसी का चेयरमैन यानी जज के बराबर की पावर है। एनएचआरसी अगर चाहे तो दिन में तारे दिखा सकती है। और अब एनएचआरसी अगर आगे बढ़ रही है इस मामले पर, तो आप यकीन मान करके चलिए कि बीजेपी के लिए कोई बहुत राहत की खबर नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इतना सब कुछ हुआ, वो बीजेपी के नेता जो मोदी जी के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, जो भाजपा के अध्यक्ष के बगल में खड़े होते हैं, योगेश जठेड़ी, मैंने ये योगेश जठेड़ी का कोई बयान नहीं देखा, कहीं पर आए नहीं, कहीं पर टीवी पर नहीं दिखे वो। बड़ी बात यह है दोस्तों, अभी 2 दिन पहले एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार के रिपोर्टर ने इनसे संपर्क किया था योगेश जठेड़ी से, और योगेश जठेड़ी से जब संपर्क किया तो कहा कि हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा योगेश जठेड़ी ने कि अभी मामला जो है वो कोर्ट के अंदर है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। अरे कौन सा गंभीर मामला है, लाइन कौन सी गंभीर है, यही पूछने के लिए तो रिपोर्टर आपसे फोन कर रहा है। रिपोर्टर से मिलने से इनकार कर दिया। और अब तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, अब तो आपको पता है कहां ये बयान देने वाले हैं। और ये लोग क्यों है जो है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात निकल करके सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में यही बात निकल करके सामने आई। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो दूसरी एफआईआर हुई है वो सुबह 6:30 बजे हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह 6:30 बजे थाने के अंदर एफआईआर हो रही, इसका मतलब क्या है? सुबह 6:30 बजे कौन आदमी है जो सुबह 6:30 बजे का मतलब यह है, आप मान करके चलिए कोई 5 बजे थाने में पहुंचा है। 5 बजे थाने में पहुंच करके उसने जो है वो अपनी बात बताई होगी, उसकी बात को लिखा गया होगा, फिर उसको फ्रेम किया गया होगा, एफआईआर वगैरह बनी है, लिखी गई है। मतलब 6:30 बजे किसका फोन आया भाई, कहां से बातचीत चल रही थी, ये सारी जांच के अब जो है वो एसआईटी जब बनेगी तो एसआईटी चेक करेगी कि 6:30 बजे कैसे एफआईआर हुई।
और 6:30 बजे सुबह एफआईआर हो रही है, इसका मतलब क्या था? क्या कोई ऐसा आदमी था जो बैंक रोबरी में शामिल था, उसको लेकर के पूरी रात पुलिस तफ्तीश करती रही और तफ्तीश में पुलिस ने पाया कि नहीं नहीं नहीं, ये फला नाम का प्रोफेसर तो जो है ये वाकई पैसा लेकर के भागा है, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, और पूरी रात पुलिस ने तफ्तीश करके और सुबह एफआईआर काट दी? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि प्रोफेसर साहब की तो एक फेसबुक पोस्ट है, वो पब्लिक डोमेन में है, और पब्लिक डोमेन में फेसबुक पोस्ट है तो उसमें कौन सी छिपने छिपाने वाली बात है, कौन सी पूछने वाली बात है? 15 मिनट में गूगल पर आप उसका खूब आराम से हिंदी तर्जुमा करके और उसका आराम से पढ़ सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, मतलब इस केस में मैं 2 घंटे 5 घंटे जो है, क्योंकि लगातार जब से खबर आई है लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, इस खबर को आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसको मैंने आज पूरा डिटेल में देखा। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि इतना सब कुछ हो गया है, क्या बीजेपी अब भी बाज आएगी, या अभी तो हमें वो कंगना रनौत वाला डायलॉग और जलील होना है? और सवाल ये भी, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो भी अब पूछ करके होगी, कि किसी से पूछा जाएगा कि भैया ये लिख दूं या ना लिख दूं, ये बोल दूं या ना बोलूं? और ये बात मैं लगातार कहता रहा हूं, अगर आपकी लाइन कुछ लोगों को, सरकार को पसंद नहीं आई तो आपकी एक फेसबुक पोस्ट भी आपको जेल भिजवा सकती है। और अगर आप चहेते आदमी हैं, खास आदमी हैं, पावर वाले आदमी हैं, तो फिर आप चाहे जो मर्जी बयान दे दीजिए। विजय शाह का क्या हुआ? ये बिल्कुल एक ऐसा प्रकरण है जिससे शीशे की तरह से चीज साफ हो गई कि अगर आप सरकार के आदमी हैं तो आपके लिए एफआईआर में भी श्रीमान शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप ऐसे आदमी हैं जिसको टारगेट करके आपकी राजनीतिक रोटी चल सकती है तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, और जेल भी लंबा जेल, 14 दिन की जेल, 9 महीने की पत्नी गर्भवती। बताइए, समझ में नहीं आता है कि कोर्ट में बैठे जज साहब ने किस तरीके से फैसला लिया। खैर, ये कुछ बातें उनके विवेक पर छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात सही है कि अब एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।